हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी या अदर जो भी यूनिवर्सिटी है, देखिए उसमें कोर्स 5 का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में आज कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एग्जाम हुआ है। कल आनी आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का एग्जाम है, समझ गए। आपका इसमें जो होता है 3 यूनिट पूछा जाएगा, समझ गए। 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो हम आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में। क्योंकि समझ जाइएगा पैटर्न तो आप लिख सकते हैं। देखिए आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है, थोड़ा टफ पेपर माना जाता है और 40 नंबर का पेपर है। इसमें आप 3-4 क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे इसमें एक यूनिट 1 में आपका ज्ञान अनुशासन से क्वेश्चन रहेगा, उसी को हम लोग अनुशासन भी बोलते हैं, उसी को शैक्षिक अनुशासन, उसी को एकेडमिक डिसिप्लिन या डिसिप्लिन दे, वही बात है। तो देखिए 3-4 इसका नाम है, विषय अनुशासन, ज्ञान अनुशासन, ज्ञान का विद्या, समझ गए, या आपका अनुशासन दे, शैक्षिक अनुशासन दे, सब उसी का नाम है, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में फिक्स क्वेश्चन है आपका रहेगा, समझिए। यूनिट 2 में आपका शोध यानी रिसर्च से आता है, संप्रेषण से आता है, डाटा कलेक्शन यानी समग्र संग्रह से, डाटा कलेक्शन से आता है, समझिए। फिर यूनिट 3 में आपका इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से आता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1, 4, 5 पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है ज्ञान अनुशासन से, ज्ञान अनुशासन आएगा, इसीलिए इसको अच्छा पढ़ लीजिएगा। लिखा है हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखाएं विषय के रूप में जानी जाती है, जो प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। देखिए एक विषय होता है और एक डिसिप्लिन, जिसे हम लोग अनुशासन भी बोलते हैं, उसी को हम लोग विषय अनुशासन भी कहते हैं। कई वो नाम है, समझे। तो देखिए जो हम लोग विद्यालय स्तर पर जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, जो चीज़ पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो चीज़, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन वही स्तर जब हमारा यूनिवर्सिटी स्तर पर जाता है, विश्वविद्यालय स्तर पर जाता है, वही चीज़ को हम लोग अनुशासन बोलने लगते हैं, समझ गए। तो लिखा हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखाएं विषय के रूप में जानी जाती है, जो कि प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ संग्रह होता है। परंतु जब इसी विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वह किसी शोधपरक ज्ञान का हिस्सा हो जाए, तो हम ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन में होते हैं, जिसका उद्देश्य उच्च विचारक, विषय विद्वान, शोधार्थी यानी रिसर्चर तैयार करना रहता है। ऐसा होने से नए ज्ञान का सृजन तो होता ही है, साथ ही पुराने सीखी गई बातों को तथ्य समीक्षा उचित ठोस प्रमाण के आधार पर भी होती है। अब देखिए कोई भी विषय अनुशासन या अनुशासन में किसी विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञान का एक विशाल संग्रहण रहता है। यह इतना बृहद और विस्तृत हो जाता है कि फिर उससे संबंधित ज्ञानानुशासन के कई उप ज्ञानानुशासन तैयार हो जाते हैं। जैसे इतिहास एक ज्ञानानुशासन है, तो फिर प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारतीय इतिहास आदि अपने आप में ज्ञान का एक विशाल भंडार है, समझ गए। आगे आते हैं हम लोग कि हम जानते हैं कि विषय का पठन पाठन विद्यालय स्तर पर होता है, तो वही ज्ञान अनुशासन का पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तर पर होता है, समझिए। अब ज्ञान अनुशासन का अर्थ हम परिभाषा देखते हैं। तो ज्ञान अनुशासन अंग्रेजी भाषा के डिसिप्लिन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लियर शब्द डिसाइपुलस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ हिंदी में शिष्य या छात्र होता है। विभिन्न विद्वानों शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर ज्ञान अनुशासन की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला डिफिनीशन है एंथनी बिगलेन के अनुसार, ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन ज्ञान की वैसी शाखा है जो कि उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है और इसका अनुसंधान या शोध भी किया जाता है। दूसरा है डेंज जेड के अनुसार कि ज्ञान अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जो विश्वविद्यालय के अकादमिक संभाग से संबंध होता है। तीसरा है ग्लोसवे के अनुसार कि ज्ञान अनुशासन ज्ञान या सीखने की एक शाखा है जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है, जिस पर शोध किया जाता है। अब आते हैं ज्ञान अनुशासन की विशेषता। तो ज्ञान अनुशासन की निम्नलिखित विशेषता है, किसी भी ज्ञान अनुशासन का विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र एवं विशिष्ट विषय वस्तु होता है। प्रत्येक ज्ञान अनुशासन का अपना खास इतिहास एवं रिवाज होता है। सभी विषय अनुशासन की अपनी खास तरह की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। प्रत्येक विषय अनुशासन का निरंतर विकास होता रहता है। किसी भी विषय अनुशासन का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, प्रबंधनीय परिप्रेक्ष्य होता है। प्रत्येक विषय अनुशासन में शोध की अपार संभावना
ढूंढी जा सकती है। अब ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता देखते हैं, तो हम जानते हैं कि ज्ञान अनुशासन ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, अतः वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता है। हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान अनुशासन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को क्या करना है, प्राप्त करना है। अब आते हैं ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता निम्न कारकों से है। राष्ट्रीय विचारशील सामाजिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों की पूर्ति करने हेतु ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता विशेष रूप से क्रिया केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, जीवन केंद्रित, विषय केंद्रित एवं संतुलित पठचर्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा है पठचर्या को उपयुक्त शिक्षण अधिगम विधियों, नीतियों, प्रविधियों तथा रीतियों को निर्धारित करने में ज्ञान अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है ज्ञान अनुशासन की सहायता से ही हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। छठा है ज्ञान अनुशासन द्वारा अधिगम अनुभवों के उचित चयन एवं गठन को पाठ्यक्रम एवं अन्य क्रियाओं को रूप में देने के लिए गठित किया जाता है। सातवां है ज्ञान अनुशासन नियोजकों तथा प्रशासकों को विषय के ज्ञान के क्रियान्वयन के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधन की व्यवस्था करने तथा शिक्षण अधिगम वातावरण को प्रभावी बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं ज्ञान अनुशासन के महत्व। लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान अनुशासन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ तक शिक्षा शास्त्र एजुकेशन की बात है, यह अपने उक्त सारे गुणों के आधार पर एक ज्ञान अनुशासन है। इसके अंतर्गत कई अध्ययन क्षेत्र शामिल है, जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विशेष शिक्षा, यौन शिक्षा, समावेशी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि। ज्ञान अनुशासन का शिक्षा क्षेत्र में महत्व निम्नलिखित है। इसमें नए विशिष्ट ज्ञान का सृजन करने का विस्तृत उद्देश्य होता है। इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाने के लिए होता है। जटिल सिद्धांत प्रायोगिक खोज की दृष्टि से। चौथा है विषय वस्तु को ठोस, प्रामाणिक एवं वैध बनाने हेतु विशेषज्ञों, ज्ञानी एवं शोधकर्ता तैयार करने हेतु। अब आते हैं निष्कर्ष के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ज्ञान अनुशासन ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। ज्ञान अनुशासन से हम इस बात का पता लगाते हैं कि इसका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से है। वर्तमान समय में ज्ञान अनुशासन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए ज्ञान अनुशासन आप पढ़ ही लीजिएगा, इसी को विषय अनुशासन, अनुशासन, शैक्षिक अनुशासन, एकेडमिक डिसिप्लिन सब इसी को बोला जाता है। अब देखिए विषय और विषय भी पूछ सकता है कि विषय क्या है, तो देखिए हम विषय और ज्ञान अनुशासन में अंतर बता देते हैं, जिससे आपका बहुत क्लियर हो जाएगा विषय क्या होता है, ज्ञान अनुशासन क्या होता है, तो फिर लिख सकते हैं। तो देखिए विषय क्या होता है कि हम जानते हैं ज्ञान की शाखा है, विषय के रूप में जानी जाती है, जो प्राय विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ संग्रह होता है। तो इधर ज्ञान अनुशासन में लिखा है कि जब विद्यालय विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वह किसी शोधपरक यानी रिसर्च का भाग बन जाए, शोधपरक ज्ञान का हिस्सा हो जाए, तो इसे ज्ञान अनुशासन कहते हैं। अब आते हैं विषय किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान का एक विशाल संग्रहण नहीं होता है। इधर लिखा है कोई भी ज्ञान अनुशासन किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान का एक विशाल संग्रहण होता है। तीसरा है विषय का पठन पाठन विद्यालय स्तर तक होता है, तो वही ज्ञान अनुशासन का पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तर तक होता है। अब आते हैं कि सब्जेक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सब्जेक्टिव शब्द से हुआ है, तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लस शब्द से हुआ है। अब लिखा है कि विद्यालय विषय का मुख्य उद्देश्य बुनियादी कौशल एवं जागरूकता को विकास करना है, तो अनुशासन का मुख्य उद्देश्य विशेष ज्ञान एवं कौशल का विकास करना है। इधर है कि विषय में कोई भी चीज़ का स्थूल अध्ययन होता है, मोटा तौर पर मूर्त अध्ययन होता है, तो अनुशासन में कोई भी चीज़ का सूक्ष्म अध्ययन होता है। विद्यालय विषय में सरल एवं साधारण विचारों एवं सूचनाओं समाहित होती है, तो अनुशासन में शिक्षाविदों के जटिल सिद्धांत समाहित होते हैं। विद्यालय विषय में जरूरत के हिसाब से सीखने वाले की इच्छा अनुसार से पाठ सामग्री रहती है, तो अनुशासन में जटिल एवं व्यापक स्तर पर विभिन्न कौशलों के विकास के लिए विषय वस्तु या सामग्री रहती है। नौवां है विद्यालय विषय बाल केंद्रित होता है, तो अनुशासन जटिल अवधारणाओं पर आधारित होता है। विषय का क्षेत्र सीमित है, तो अनुशासन का क्षेत्र विस्तृत है। तो ये आपका यूनिट 1 में ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूनिट 2 में आपका एक अनुसंधान या इसी को रिसर्च बोलते हैं, या क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा में अनुसंधान क्यों हो सकता है, तो अनुसंधान आपसे पूछेगा, समझ गए। तो अनुसंधान अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो लिखा है शोध क्या है, ये कैसे अपने निष्कर्षों के माध्यम से गुणवत्ता के सुधार की मदद करता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें, समझे। तो देखिए शोध पूछेगा, रिसर्च पूछेगा, अनुसंधान कोई भी दे, आप आंसर यही लिखिएगा। तो क्वेश्चन है आंसर हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए समय समय पर शिक्षा प्रणाली में शोध होना अति आवश्यक है। किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करना या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान का बढ़ाने के निरपेक्ष प्रयास को शोध कहते हैं। यानी किसी समस्या का एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं जिससे हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कर
उसे समाज के अनुकूल बनाना है और विद्यार्थी में यह विकास शोध तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक स्वयं में अति विशिष्ट क्षेत्र है तथा शोध किसी समस्या के समाधान किए जाने वाले प्रयास से है। अतः शोध से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक अनुसंधान या शोध में मूल प्रश्नों की समस्या का समाधान किया जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप नवीन ज्ञान में वृद्धि की जाती है। शिक्षण की समस्याओं तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन हम शोध में करते हैं। अब शोध का अर्थ में परिभाषा देखते हैं। शोध अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस रिसर्च शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के रिसर्ची शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना, यानी टू लुक या खोज करना। अर्थात इस दृष्टि से शोध का अर्थ हुआ नया ज्ञान की खोज करना। विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर शोध की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है मूल्य के अनुसार कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना शैक्षिक शोध कहलाता है। दूसरा डिफिनीशन है कि मुनेरी के अनुसार कि शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य होता है सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना। तीसरा है मैकग्रेथी के अनुसार कि शोध व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। अब आते हैं हम लोग शोध की विशेषता। तो शोध की निम्नलिखित विशेषता है। शोध का उद्देश्य होता है शैक्षिक समस्याओं के समाधान की खोज करना। दूसरा है शोध की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा है शोध का मुख्य आधार अनुभव है। चौथा है शोध के माध्यम से किसी सैद्धांतिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। पांचवा शोध चिंतन की एक व्यवस्थित एवं आधुनिक विधि है। अगला है छठा शोध के द्वारा अनुसंधानकर्ता के धैर्य का भी परीक्षण होता है, क्योंकि एक बार गलती हो गया तो फिर दोबारा करते रहिएगा। शोध में विश्वसनीय एवं वैध विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शोध से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन्हीं निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अब आते हैं शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि मानव का सर्वांगीण विकास करना, परंतु आधुनिक समय में सिर्फ शिक्षा से ही हम मानव का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा से संबंधित विषय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा पद्धति आदि क्षेत्रों में हमें समय समय पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें मानव का सर्वांगीण विकास करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। जो निम्न है, पहला है विभिन्न दर्शनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है, उनमें पारदर्शी मूल्यांकन के लिए शैक्षिक अनुसंधान। देखिए पहले था आपका फॉर्मेटिव, समेटिव होता था, फॉर्मेटिव हो गया है, क्या हुआ कि चेंज हुआ। तो विभिन्न दर्शनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना एवं उसमें पारदर्शी मूल्यांकन के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के ज्ञात करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति बनाए रखने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाने में शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्र के सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थितियों को विद्यार्थियों के पास पहुंचाने में शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ गए। अब लिखा है कोई भी विश्वविद्यालय अपनी सभी महत्वपूर्ण कार्य का सही निर्वहन कर रही है या नहीं, इसके लिए उस विद्यालय को शैक्षिक अनुसंधान करना पड़ता है। विद्यार्थियों के मानसिक, तार्किक, संवेगात्मक विकास के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका वर्गीकरण तो नहीं पूछेगा, इतने पढ़ लीजिएगा, समझ गए। वर्गीकरण नहीं है पूछता है इसका, समझ गए, लेकिन इसका अधिक पूछ देगा। वर्गीकरण आपका नहीं पूछेगा, आपका पूछ देगा कि इसका सोपान। तो शैक्षिक अनुसंधान के सोपान यानी स्टेप कैसे कैसे करते हैं। तो प्राय शैक्षिक अनुसंधान के 4 सोपान होते हैं जो क्रमबद्ध होते हैं। यानी प्रथम सोपान को समकों का संग्रह, यानी जब तक डाटा कलेक्ट नहीं कीजिएगा तो कोई आप अनुसंधान नहीं कर सकते। दूसरा है आंतरिक वैधता, तीसरा है बाहरी वैधता, चौथा है सैद्धांतिक अनुसंधान, लास्ट में कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करते। तो प्रथम सोपान समकों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, यह शैक्षिक अनुसंधान का प्रथम सोपान है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास किया जाता है कि समस्या क्या है, क्या यही होना चाहिए, क्या यह सही है, क्या परिणाम आएगा जो डाटा कलेक्ट किए हैं। समझे। यह शैक्षिक अनुसंधान का विश्वसनीय चरण माना जाता है। अब आते हैं द्वितीय सोपान। यह शैक्षिक अनुसंधान की द्वितीय चरण है। इस चरण को निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। क्या इसका कारण मैं हूँ, क्या जो हो रहा है, मतलब क्या इस कारण से ये चीज़ हो रहा है, समझिए, क्या जो हो रहा है उसका कारण क्या है, क्या इससे में परिवर्तन किया जा सकता है।
तृतीय सोपान बाहरी वैधता यह शैक्षिक अनुसंधान का तीसरा चरण है। इसमें अनुसंधानकर्ता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या यही सही है? क्या सभी क्रियाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होगी? चतुर्थ सोपान सैद्धांतिक अनुसंधान यह शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का खोज किया जाता है। प्रायः जो हो रहा है उसमें कौन कौन से सिद्धांत लागू हो रहे हैं। तो अब निष्कर्ष आ गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के समाज का अनुकूल करना है। अब आते हैं हम लोग विषय परमपंक्ता। ये देखिए ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। इसी को मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कहते हैं या इसी को विषयों पर महारत कहते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ गए। आते हैं प्रस्तावना इसका देखते हैं। लिखा हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालकों की आवश्यकता रुचि के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। बच्चों में रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराने के लिए शिक्षकों में विषयों में महारत होना बहुत ही। महारत मतलब क्या हुआ कि विषय का विशेषज्ञ बनना। जैसे PG आप कर लेते हैं, जैसे मास्टर ऑफ जैसे MA कर बोला जाता है ना, मास्टर ऑफ आर्ट जो भी बोलते हैं, समझे। तो PG जो होता है आपका क्या होता है कि उसमें आप विशेषज्ञ बन जाते हैं, यानी उस सब्जेक्ट का क्या हो जाता है, महारत हासिल कर लेते हैं, समझ गए। यानी उसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग विषयों पर महारत बोलते हैं, समझ गए। तो वही लिखा है कि हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखा विषय के रूप में जानी जाती है, जो प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ्य संग्रह होता है। परंतु जब इसी विषय का स्तर इतना ऊँचा हो जाए कि वह किसी शोधपरक ज्ञान का हिस्सा बन जाए, तब वह ज्ञान अनुशासन कहलाता है। ज्ञान अनुशासन का मुख्य उद्देश्य विषयों पर महारत हासिल करना होता है। हम जानते हैं कि विषय का पठन पाठन विद्यालय स्तर पर होता है, तो वही ज्ञान अनुशासन का पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञान अनुशासन में अध्यापन के क्षेत्र में बहुत गहरी जानकारी रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस ज्ञान अनुशासन का विषय परमपंक्ता या विषयों पर महारत प्राप्त करना कहा जाता है। यानी आप जब ज्ञान अनुशासन के हिस्सा बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, बोलेंगे कि उसमें क्या है, उसको घर जब PG कोई कर लेता है, अच्छा से PG पढ़ ले, तो उसमें बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति MA इतिहास के प्राचीन भारत से किया है, तो वो व्यक्ति इस ज्ञान अनुशासन का अधिक जानकार या विशेषज्ञ बन जाता है, समझ गया। जैसे मान लीजिए आप 10th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़े, समझ गया। 12th में आर्ट लिए, फिर BA में हिस्ट्री लिए, MA में हिस्ट्री लिए, लेकिन प्राचीन भारत से आप किए, और फिर परास्नातक जिसे बोलते हैं हम लोग MA में, समझे। तो आप क्या होगा, प्राचीन भारत के बहुत बड़ा जानकार हो गए। अब आते हैं विषय परमपंक्ता का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है कि विषय परमपंक्ता का समान अर्थ होता है कि किसी विषय में बहुत गहरी जानकारी होना, अर्थात किसी विषय के विशेषज्ञ बनना। विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर विषय परमपंक्ता की निम्नलिखित परिभाषा दी है। स्वामी क्रियानंद के अनुसार ये किसी भी विषय की महारत के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उस विषय के लिए उपयुक्त चेतना की विशेष स्थिति के साथ अपनी पहचान बनाए। दूसरा है थॉमस मान के अनुसार कि आदेश और सरलीकरण किसी विषय के महारत की ओर पहला कदम है। अब आते हैं विषय पर पकड़ बनाने की चरणबद्ध तरीका। किसी विषय पर निम्न तरीके से चरणबद्ध पकड़ बना सकते हैं, यानी उस पर क्या मतलब पकड़ यानी महारत हासिल करने का तरीका है। तो पहला उस व्यक्ति को मौलिक तथ्य बेसिक फैक्ट को बताकर, यानी बेसिक फैक्ट क्लियर होगा तब ना उसमें अति करता है। दूसरा विषय के रूप में माध्यमिक स्तर तक बताकर किसी संकाय को चुनाव कर उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययन क्षेत्र से जोड़ना। चौथा है हम किसी भी संकाय में से किसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से अध्ययन करना। अंत में उसे उस विषय को ज्ञान अनुशासन के रूप में अध्ययन कराना, जिससे वो व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन जाए। ऐसे ही तरीके से हम विषयों पर पकड़ बना सकते हैं। अब निष्कर्ष आते हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि किसी भी विषय में जब हम महारत हासिल कर लेते हैं, तो उस विषय को हम विशेषज्ञ बन जाते हैं। विषयों में महारत हासिल करने के लिए हमें विषय को विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ना होता है, जब जाकर हम उस विषय का विशेषज्ञ बन जाते हैं। अब आते हैं हम लोग संचार या संप्रेषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन आपका यूनिट 2 में आ सकता है। और एक बार यूनिट 2 में आप सुन पढ़ लीजिएगा डाटा कलेक्शन, समझिए इसका तो PDF नहीं था, लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा। समनकों का संग्रह या डाटा कलेक्शन आनंद राज लिखिएगा तो आपका आ जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, समझ गए। तो संचार या संप्रेषण क्या है, प्रभावी संचार के बाधाओं को दूर करने में कौन कौन से तरीके। तो लिखा हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मानव या मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें संप्रेषण करने का गुण है। सामान्य भाषा में विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों, भावनाएं, सूचनाएं इत्यादि दूसरे तक पहुंचाते हैं एवं साथ ही दूसरे के विचारों को ग्रहण भी करते हैं।
हम ये भी जानते हैं कि विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बिना भाषा का हम संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, अर्थात बिना भाषा के मनुष्य पशु के समान है। संप्रेषण को संचार, संदेशवाहक आदि नामों से भी जानते हैं। संप्रेषण एक क्रिया में सूचनाओं को भेजने वाले को प्रेषक तथा सूचना प्राप्त करने वाले को प्राप्तकर्ता कहते हैं। शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक के लिए संप्रेषण एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक अपना ज्ञान, विचार, भावनाओं विद्यार्थी तक पहुंचाता है। यदि शिक्षक में संप्रेषण कौशल न हो तो शिक्षक ज्ञानी होते भी अपने ज्ञान का प्रसार विद्यार्थियों तक नहीं कर सकता है। अब आते हैं संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनियस शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ होता है सामान्य अनुभव। अर्थात संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्य, सूचनाओं, विचारों आदि का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटना में 3 घटक है: प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता। जैसे कक्षा में शिक्षक पाठ्य वस्तु संबंधी अनुदेशन को मौखिक तथा लिखित माध्यमों से प्रस्तुतिकरण करने से छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिसमें शिक्षक प्रेषक का कार्य करता है, छात्र प्राप्तकर्ता का कार्य करता है, और पाठ्य वस्तु माध्यम है, उस माध्यम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। समझ गए। विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं वैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर संप्रेषण की निम्नलिखित परिभाषा दी है। एडलगल डेल के अनुसार कि संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। कीथ डेविस के अनुसार डेफिनेशन है कि संप्रेषण सूचना एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। न्यूमेयर तथा समर के अनुसार डेफिनेशन है कि संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान की कला है। अगला है संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। लिखा है संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण या संचार निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, ग्राहक, कर्मचारी, सरकार आदि के बाह्य एवं आंतरिक पक्षों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान की प्रक्रिया में निरंतर बनी रहती है। अगला है संप्रेषण अर्थ संचालित करने का माध्यम है। संप्रेषण का आशय सूचनाओं एवं संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना अथवा संदेश प्राप्तकर्ता उसे उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में उसे सूचना दी गई है। इसीलिए संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण करने वाले को इनकोडर तथा सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर कहा जाता है, उसको डिकोड कर लेता है। आते हैं संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। लिखा है कि हम जानते हैं कि संप्रेषण 2 वे प्रोसेस है। संसार में 2 व्यक्ति अथवा समूह के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता है। अब आते हैं संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की साझेदारी होती है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। संप्रेषण ज्ञान हस्तांतरण करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विनिमय तथा विचार विमर्श आवश्यक है। अब आते हैं संप्रेषण के साधन एवं प्रकार। संप्रेषण के निम्नलिखित साधन प्रकार है। तो पहला है मौखिक संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण में मुंह से बोलकर संदेश दिया जाता है। मौखिक संप्रेषण आमने होगा, आमने सामने, दूरभाष पर यानी मोबाइल पर, विचार गोष्ठियों यानी सेमिनार में तथा सम्मेलनों में भाग लेकर किया जाता है। लिखित संप्रेषण, तो लिखित संप्रेषण में संदेश लिपिबद्ध कर संप्रेषित किया जाता है। ऐसे संदेश हस्तलिखित, टाइप किए हुए पुस्तकों, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों आदि किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। अब आपका आता है यांत्रिक संप्रेषण होगा। लिखा वर्तमान आधुनिक उन्नत युग में विज्ञान तथा तकनीक ने ऐसे यंत्रों को विकसित कर लिया है जिसके माध्यम से हम अपने संदेश, विचारों को जन जन तक बड़ी आसानी से पहुंचा। इस प्रकार के संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण एक सम्मेलन काट के संप्रेषण कर लीजिएगा, समझिए। जैसे मोबाइल ये सब आपका हो गया है। अगला है सांस्कृतिक संप्रेषण। तो यह संप्रेषण का वह साधन है जो समाज की संस्कृति से समृद्ध होता है तथा जिसके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। सांस्कृतिक संप्रेषण कला, जैसे नाटक, कठपुतली, रामलीला, नौकरी। सांकेतिक संप्रेषण, तो कोई संदेश जब किसी संकेत जैसे चार्ट, पोस्टर या पैम्पलेट के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, इस प्रकार के संप्रेषण को सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। अब आते हैं प्रभावी संचार के बाधाओं को दूर करने के तरीके। लिखा है कि प्रभावी संचार या संप्रेषण के बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है संचार या संप्रेषण से पहले विचार को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा है प्राप्तकर्ता के आवश्यकता अनुसार ही संवाद करना चाहिए। तीसरा है संवाद करने से पहले दूसरे से सलाह लेनी चाहिए।
अगला है चौथा, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता आमने सामने हो। पाँचवा है संप्रेषण के समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। छठा है सुविधाजनक एवं स्वतंत्र शांत वातावरण होना चाहिए। आगे लिखा है संदेश की भाषा, टोन और सामग्री से अवगत होना चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप विवरण से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण शिक्षा प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी होती है। बिना संप्रेषण के शिक्षा प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसमें संप्रेषण करने का गुण पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग, देखिए अब यूनिट 3 में आपका 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछता है अंतरनुशासनिक अधिगम यानी इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, और एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी अधिगम सब विषय, उसी को दोनों एक ही जैसा है, तो अधिगम होता है वो विषय होता है। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, समझ गए। अतः वर्तमान समय में अंतरनुशासनिक अधिगम का प्रयोग मुख्य तौर पर शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है, जहां 2 या 2 से अधिक विषयों के शोधकर्ता द्वारा अपने दृष्टिकोण का समन्वय या अंतःक्रिया करते हैं तथा उनके सामने आने वाले समस्या का अपने दृष्टिकोण से समाधान करते हैं। यानी 2-3, जैसे मान लो कि कोई मान लीजिए ब्रह्मांड के बारे में, उसमें मान लीजिए फिजिक्स का टीचर बैठ गया, बायोलॉजी केमिस्ट्री का बैठ गया, ज्योग्राफी का बैठ गया, और सब बैठ कर एक तीनों चीज़ बैठ कर कोई चीज़ का अपने दृष्टिकोण से समझे, तीनों के दृष्टिकोण मिलाकर समझे, जब उसका समस्या का समाधान किया जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, अंतरनुशासनिक अधिगम कहेंगे। अब विषय में क्या होता है कि वहाँ सब्जेक्ट आदमी को नहीं, वहाँ पर विषय को मिलाकर हम क्या करते हैं कि कोई समस्या का समाधान करते हैं, समझ गए। तो यही अंतर है दोनों में। लेकिन हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। अतः वर्तमान समय में अंतरनुशासनिक अधिगम का प्रयोग मुख्य तौर पर शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक विषय के शोधकर्ता द्वारा अपने दृष्टिकोण का समन्वय या अंतःक्रिया करते हैं तथा उनके सामने आने वाले समस्या के अपने दृष्टिकोण से समाधान करते हैं। अतः अंतरनुशासनिक अधिगम से एक और शिक्षा का कार्य एवं व्यवहार सर्वोत्तम होता है, तो वही दूसरी ओर मान लीजिए 4-5 आदमी से मिलेंगे तो और अच्छा ना होगा। वही दूसरी ओर इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे एक विकसित एवं समृद्धिशाली राष्ट्र निर्माण की कल्पना हो सकती है। अंतरनुशासनिक अधिगम का अर्थ हम परिभाषा देखते हैं। अंतरनुशासनिक अधिगम का अर्थ उस अधिगम से है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। अंतरनुशासनिक अधिगम में 1 से अधिक व्यक्तियों या विद्यार्थियों द्वारा एक नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है, जिससे उनके सामने आने वाले समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। अतः शैक्षणिक अंतरनुशासनिक अधिगम के अंतर्गत उस नियमों, सिद्धांतों एवं नवीन ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समस्या का समाधान करते हैं। अब आते हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार कि अंतरनुशासनिक अधिगम का तात्पर्य उस नियमों एवं सिद्धांतों से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सहसंबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। अब आते हैं थॉमसन के अनुसार कि अंतरनुशासनिक अधिगम से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक वैज्ञानिकों या छात्रों का आपस में सम्मिलित होना है, अर्थात इसके मध्य अंतर स्थापित करना है। अब आते हैं अंतरनुशासनिक अधिगम की विशेषता। तो अंतरनुशासनिक अधिगम की निम्नलिखित विशेषता है। अंतरनुशासनिक अधिगम छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। दूसरा है, यह छात्रों को चुनौती या सामना करने में सक्षम बनाती है। तीसरा, अंतरनुशासनिक अधिगम छात्रों को बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास का विकास करती है। चौथा है, अंतरनुशासनिक अधिगम छात्रों को व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। अंतरनुशासनिक अधिगम छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा प्रदान करती है। अंतरनुशासनिक अधिगम छात्रों को विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाती है। अंतरनुशासनिक अधिगम जीवन कौशल एवं काम कौशल के विकास में सहायता प्रदान करती है। अब आते हैं विद्यार्थियों के लिए अंतरनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य। विद्यार्थियों के लिए अंतरनुशासनिक निम्नलिखित उद्देश्य है। विषयों को चुनाव करते, विषयों को पॉइंट लिखिएगा, सब काला लिखिएगा, लंबा हो जाएगा, समझ गए। तो विषय को किसी संकाय को चुनने में ये होता है। दूसरा है आपका विषयों के अध्ययन में सरलता, समझे, 2-3 आदमी पढ़ेंगे तो चीज़ से क्या होगा, सरलता होगा। तीसरा है उपयोगी ज्ञान का अर्जन। चौथा है अस्थायी अधिगम की प्राप्ति। फिर उसके बाद है सहसंबंध अधिगम, कोरिलेट लर्निंग करेंगे। फिर उसके बाद है आपका प्रभावी अधिगम की प्राप्ति। फिर उसके बाद आपका है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान
ये सब क्या होगा कि इससे फायदा होगा। अगला अधिगम का हस्तांतरण भी होगा। अगला सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होगा, समझे। अब आते हैं शिक्षक के लिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षण को प्रभावशीलता बनाना, समझे, शिक्षण की प्रभावशीलता। दूसरा है विषयों का सहसंबंध। तीसरा है सामाजिक समस्या को समाधान की योग्यता। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास। अगला है उचित शिक्षण विधियों का उपयोग कर ज्ञान, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग का ज्ञान। अब आते हैं अंतरनुशासनिक अधिगम का मूल्यांकन। देखिए अंतरनुशासनिक अधिगम का मूल्यांकन हम दो तरह से करते हैं। एक तो करते हैं संरचनात्मक रूप से, फॉर्मेटिव रूप से, एक होता है समेटिव रूप से, समझ गए। तो लिखा है कि जब अंतरनुशासनिक अधिगम के मूल्यांकन की बात सामने आती है तो यहाँ 3 बातें प्रमुखता से सामने आती है। संबंधित विषय को अच्छे से बताया गया है या नहीं, और जब मान लीजिए मूल्यांकन कीजिएगा तो अच्छा से बताइएगा तब ना मूल्यांकन उसका होगा। और शिक्षण गुणवत्तापूर्ण अध्ययन विद्यार्थियों को हासिल हुआ है या नहीं। दूसरा, आकलनकर्ता ने इस विषय में क्या हासिल किया है। तीसरा, आकलनकर्ता यह देख पाएंगे कि नहीं संबंधित अध्ययन क्षेत्र के अध्ययनकर्ता में ज्ञान अनुशासनिक विशिष्ट समझ आया है कि नहीं, समझ गए। कुल मिलाकर इस बात की ओर ध्यान ले जाता है कि अध्ययनकर्ता की सोच किस हद तक विषय के सीमित दायरे से बाहर निकलते हुए कुछ नया कर पाने या अन्य विषयों के साथ संबंध बना पाने में समर्थ है या नहीं। अब आते हैं अतः अनुशासनिक अधिगम का 2 प्रकार से मूल्यांकन होता है। एक होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। एक होता है संकलनात्मक, जिसे समेटिव बोलते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो इस मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता का सबसे खास उद्देश्य होता है कि वो इस बात को जानने की अध्ययनकर्ता विषय को किस प्रकार से समझ रहा है। इस तरह का मूल्यांकन शुरुआती तौर पर यह बता पाने में सक्षम होता है कि अध्ययनकर्ता उस विषय में कितनी गहरी समझ बना पाया है। अतः अनुशासनिक अधिगम के निर्माणात्मक मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियाँ है। किसी अंतरनुशासनिक अधिगम के मूल्यांकन करने के लिए शुरुआती दौर में उसके जागरूकता संबंधी प्रश्न लिखित रूप में अध्ययनकर्ता से पूछा जा सकता है। दूसरा, मूल्यांकन पर परतों का संग्रहण करते हुए गलत रूप में की गई अवधारणा को पहचानने में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि इसी आधार पर आगे अंतर अनुशासनिक शिक्षण अधिगम समझ विकसित किया जाए। तीसरा है अंतर अनुशासनिक अधिगम में निदानात्मक परीक्षण के द्वारा नए उपचार को निर्देशित करना, जिससे कि विषय समाप्ति के पश्चात अध्ययनकर्ता अधिक जटिल समस्या का निदान कर सके। अब आते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। किसी भी विषय की समग्र सफलता एवं शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को आंकने के उद्देश्य से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक यानी फॉर्मेटिव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है, और समेटिव आपका जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लास्ट में चलता है, समझे। इसमें संकलनात्मक मूल्यांकन में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है कि कोई विषय को नए तरीके से सीखने की जिज्ञासा। अनुशासनिक अधिगम के संकलनात्मक मूल्यांकन के विषय में विभिन्न के अनुशासनों के ज्ञान से जुड़ने का मौका। विविध अनुशासनिक क्षेत्रों में खास मुद्दे पर गहरी समझ बनाने में मदद। अंतरनुशासनिक समझ एक विषय खोजने का मौका। अब हम लोग आते हैं, देखिए वो क्वेश्चन है आपका अंतर विषय का विषय, समझ गए। तो अंतर विषय का विषय क्या होता है, तो देखिए कुछ नहीं है, इसमें क्या है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, उसमें लर्निंग था, इसमें सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। तो लिखा हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः कोई भी छात्र का सर्वांगीण विकास के लिए विषयों में अंतर विषयक या अंतर अनुशासनिक होना अति आवश्यक है। अतः अनुशासनिक विषय से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक अकादमीय, वैज्ञानिक या कलात्मक विषयों का आपस में सम्मिलित। देखिए 2 या 2 से अधिक विषयों क्या करते हैं कि हम सम्मिलित करके उसका कोई ना कोई समाधान निकालते हैं, अर्थात विभिन्न विषयों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करना, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मीनिंग होता है। जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण में भौतिकी, भूगोल, जीव विज्ञान और कई अन्य विषयों का एक अंतर विषयक विषय है। अंतर विषयक विषय के तहत विस्तृत स्तर पर प्रैक्टिकल एवं प्रासंगिक विषयों को पठचर्या में सम्मिलित कर छात्रों को आवश्यक विषयों एवं समाज का एक साथ अधिगम कराया जाता है। अंतरनुशासनिक विषय से छात्रों को विषयों को अधिक गहराई से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए जिज्ञासु बनाती है। अंतरनुशासनिक विषय का अर्थ परिभाषा देखते हैं। लिखा अंतरनुशासनिक विषय से तात्पर्य कई विषयों को संयोजित करने की क्षमता से है, अर्थात उन्हें आपस में जोड़ना है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतरनुशासनिक विषय में हम 2 या 2 से अधिक विषयों को शामिल कर पाठ्यक्रम करते हैं, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इनमें चिंतन, सोचना, मनन करने की क्षमता का भी विकास होता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर अंतरनुशासनिक विषय की निम्नलिखित परिभाषा दी है। जूली थॉमस क्लीन के अनुसार कि अंतरनुशासनिक विषय
सर्वकालिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, विषयों का मिश्रण एवं ज्ञान के एकीकरण पर आधारित होता है। ग्लोसबे के अनुसार कि अंतरानुशासनिक विषय की विषय वस्तु के प्रारूप को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। अंतर विषय की विशेषता या प्रकृति। तो अंतर विषय की निम्नलिखित प्रकृति विशेषता है। तो अंतरानुशासनिक विषय छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अंतरानुशासनिक विषय छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा प्रदान करता है। तीसरा, अंतरानुशासनिक विषय एक साथ विभिन्न विषयों और अंतर्विषयक संबंध को समझने में सक्षम बनाता है। अंतरानुशासनिक विषय छात्रों को विषय क्षेत्रों और विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाता है। अंतरानुशासनिक विषय छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अंतरानुशासनिक विषय छात्रों को व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। अंतरानुशासनिक विषय छात्रों को बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास का विकास करती है। अंतरानुशासनिक विषय छात्रों को अधिगम, जीवन और काम के लिए कौशल के विकास में सहायता प्रदान करती है। अब आते हैं अंतरानुशासनिक विषय का उद्देश्य। अंतरानुशासनिक विषय का उद्देश्य निम्नलिखित है। अंतरानुशासनिक विषय का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के विभिन्न अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के समझने में सक्षम बनाना, छात्रों में ज्ञान को एकीकृत या संश्लेषित, संतुलित एवं समायोजित करने में सक्षम बनाना, जैसा छात्रों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला से ज्ञान का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। चौथा है छात्रों में विषयों के चुनाव करने में सक्षम बनाना। पाँचवा है विषयों को सरल बनाने में। छठा, छात्रों में चिंतन, मनन, तर्क शक्ति का विकास कर छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में। अस्थायी अधिगम की प्राप्ति में, सामाजिक समस्या को समाधान में। अब इसकी आवश्यकता महत्व देखते हैं। तो इसका आवश्यकता महत्व निम्नलिखित है कि बच्चों में सृजनात्मक या रचनात्मक के विकास के लिए अक्सर अंतर विषय की आवश्यकता होती है। अध्ययन विषय अक्सर त्रुटियों को दोहराता है जिन्हें दो या दो से अधिक विषयों से परिचित लोगों द्वारा सबसे अच्छा से पता लगाया जा सकता है। अंतरानुशासनिक विषय ज्ञान एवं शोध में परस्पर संबंध स्थापित करता है। कई बौद्धिक, सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं के लिए अंतर विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास करने में अंतरानुशासनिक विषय की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं अंतरानुशासनिक विषय के निम्नलिखित लाभ है। अंतरानुशासनिक विषय अध्ययन के लिए सबसे प्रभावित दृष्टिकोण छात्रों को उनके लिए समझ बनाने वाले पाठ्यक्रमों को चुनने में सक्षम बनाते हैं। यह विषय छात्रों को बहुत प्रेरित करता है। तीसरा, इसमें छात्र अधिक गहराई से विषयों को सीखते हैं क्योंकि एक साथ यह कई विविध दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। चौथा है, अंतरानुशासनिक विषय छात्र कई दृष्टिकोणों से विचारों को संश्लेषण करके और ज्ञान प्राप्त करने का एक काल्पनिक तरीका सीखते हुए सीखना शुरू करते हैं। अंतरानुशासनिक विषय से छात्रों में तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, विश्लेषण की शक्ति का विकास होता है। निष्कर्ष हो गया। तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि निष्कर्ष देख लेंगे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में अंतरानुशासनिक विषय की आवश्यकता बहुत अधिक है। अंतरानुशासनिक विषय से छात्रों कई विषयों को अधिक गहराई से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए जिज्ञासु बनते हैं। अब देखिए, कोई क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा कि किसी विषय का अन्य विषय के अंतर यानी एक विषय दूसरे विषय से कैसे संबंधित है, कोरिलेट। जैसे मान लीजिए कि सहसंबंध क्या है, वही पूछता है इतिहास का दूसरे विषय से संबंध क्या है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, समझ गए। इसका वीडियो मिल जाएगा सहसंबंध का, समझिए, इसको पढ़ लीजिएगा। अब कोई भी मेथड होगा उससे कोई मतलब नहीं है। पाँचवा में तो कोई मेथड का बात नहीं है, तो ये आप कर लीजिएगा, समझ के इतना कर लीजिएगा तो आपका मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझ गए। थैंक यू।